लास्ट टाइम हम लोगों ने जहां से किया था वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग दे दीजिए। आज भी थोड़े बहुत डेफिनेशंस हमको देखने हैं एंड प्रोबेबली आज हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ओके, सो हम लोग बहुत अच्छे ग्रिप में हैं, मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको। बस थोड़ा आप लोग रिवाइज करते रहिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे संडे संडे अगर बीच में आ रहा है या कोई ऐसा दिन आ रहा है जहाँ पे मैं लेक्चर का इंटीमेशन नहीं दे रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि यूट्यूब पे जाके आप वीडियोस वापस से जो है वो रिवाइज कर लो एक बार। तो क्या आएगा कि शायद आप लोग मान लो कि लिख लिख के प्रिपरेशन नहीं करते होगे, लेकिन आप जितना ज्यादा वीडियोस देखोगे उतना ज्यादा वो चीज क्या है कि आप में फ्रेश रहेगी। लेक्चर में तो क्या होता है कि एक बार में जो हमारा फिजिकल क्लासेस होते थे तो एक बार में चला के उसको स्टॉप कर देता था, लेकिन अभी आपके पास एक टाइम है कि आप यूट्यूब में जाके बार बार उसको रिवाइज कर सकते हो। तो सैटरडे या ऐसा कोई भी दिन आए तो एक चीज ध्यान रखो कि वो चीज को जाके जस्ट रिवाइज कर लो, एक और बार जाके देख लो, वीडियो को देख लो, तो उससे क्या होगा वो चीज फ्रेश रहेगी। और शायद अभी ऐसा इंटीमेशन आने वाला है कि जो आपका सेम 3 का एग्जाम है वो सेम 3 तक तो आपको इसी तरह से ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एग्जाम का शेड्यूल भी क्या आता है वो भी किसी के पास कुछ आइडिया नहीं है, बट ये फाइनल चीज है कि हम लोग ऑनलाइन ही एक बार सेम 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसा आप सिचुएशन को देख रहे हो, तो ऐसा कोई भी दिन आता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप फ्री हो या जैसे 40 मिनट्स का लेक्चर होता है तो आप जस्ट उसको जाके रिवाइज कर लो, तो ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो ये आपको थोड़ा एक एडवाइस देनी थी। नेक्स्ट हम लोग चालू कर लेते हैं हमारा एक टॉपिक विच इज कॉल्ड डायरेक्ट सम। लिखिए, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो किसके बारे में था? लीनियर सम के बारे में था। ये टॉपिक नया किसके बारे में है? डायरेक्ट सम के बारे में। दोनों चीज अलग अलग है, लीनियर सम अलग है, डायरेक्ट सम अलग है। ओके, देखिए, लिखिए इसमें लेट, क्योंकि सबस्पेस की बात है तो हमको सबस्पेस पहले डिफाइन करना पड़ेगा। लेट W1 and W2 are two subspaces. W1 and W2 are two subspaces of the vector space V of F. Of the vector space V of F, then the direct sum of W1 and W2, then the direct sum of W1 and W2 are denoted by W1 प्लस सर्कल W2। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। खाली मैं प्लस लिखता, यहाँ पे देख लीजिए डिनोटेशन, देखिए एक मिनट, खाली मैं प्लस लिखता हूँ यहाँ पे तो हमको समझ जाना है कि वो लीनियर सम है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंबल क्या किया है? प्लस करके सर्कल, जिसको हम लोग प्लस सर्कल बोलेंगे। सो प्लस सर्कल मतलब क्या? ये डायरेक्ट सम की डिनोटेशन है। सो W1 एंड प्लस सर्कल W2 इज द डिनोटेशन। एंड लिखिए उसमें आगे, एंड every element of W1 plus circle W2 and every element of W1 plus circle W2 is uniquely represented as a linear sum of vectors of W1 प्लस W2। ओके, लीनियर सम भी आ रहा है इसमें, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट सम की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या आएगा इसमें देख लेते हैं। ये W1 प्लस सर्कल W2 is equal to the set of alpha 1 plus beta 1 where alpha 1 belongs to W1 and beta 1 belongs to W2।
अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा 1 बिलोंग्स टू W2। लिख लीजिए इतना। डन सर। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, आप अगर लीनियर सम की भी डेफिनेशन देखेंगे ना, उसमें भी यही चीज है। अगर आप ये डिनोटेशन अगर सेट फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो उसमें भी यही चीज है। W1 plus W2 equals to alpha 1 plus B1, where first element belongs to W1 and the second element belongs to W2। लेकिन यहाँ पे चीज कहाँ पे अलग आती है, डायरेक्ट सम में चीज कहाँ पे अलग आती है वो देखिएगा। डायरेक्ट सम में ये चीज अलग है, विच इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज। ओके, कौन सी चीज अलग है? दिस स्टेटमेंट, इस पे थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। यूनिकली रिप्रेजेंटेड, इस पे थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, यूनिकली रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों के एडिशन से जो हमको वेक्टर मिलेगा वो यूनिक होगा। ओके, वो कोई और कॉम्बिनेशन से हमको नहीं मिलेगा। ओके, तो डायरेक्ट सम में ये चीज अलग है। इसके सम्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये अलग है। लेकिन अभी आप खाली ये याद रख लीजिए कि लीनियर सम में क्या होता है कि उसके एडिशन से हमको वेक्टर मिलता है, वो कलेक्शन को हम लोग लीनियर सम बोल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट सम में क्या चीज अलग है कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है, वैसा कोई और कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं हमको। ओके, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो होंगे वो यूनिक होंगे, जस्ट इसमें इतना खाली फर्क है। ओके, और दूसरे हम लोग स्टेटमेंट अभी करेंगे, थियरम भी हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सम और ये लीनियर सम की, तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, सो आगे हम लोग करते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मेरा वो टाइम पे मैंने आपको बोला था कि लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की फॉर्मूला मेरे को आप याद कराइएगा, तो अब हम लोग वो चीज लिख रहे हैं। सो लीनियर डिपेंडेंस, LD, हेडिंग दे दीजिए लीनियर डिपेंडेंस, which is also called as LD, linear dependence, LD. Let V of f, let V of f be a vector space, let V of f be a vector space over a field F, over a field F, then finite set of vectors, हम लोग एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं जहां पे इस तरह के वेक्टर्स का हम लोगों ने कलेक्शन ले लिया हुआ है। वी हैव द फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स of the vector space V, of course, is said to be linearly dependent, okay, in the bracket LD is said to be linearly dependent, short form में हम लोग इसको LD बोलेंगे, linearly dependent, if there exist स्केलर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? A1 A2 अप टू AN, स्केलर्स स्मॉल अल्फाबेट में लिखेंगे। ओके, स्केलर्स, not all of them are equal to 0, नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? ये तो हम लोगों ने स्केलर लिए हुए हैं। ओके, कुछ स्केलर 0 हो सकते हैं लेकिन सारे स्केलर 0 नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ नॉट ऑल ऑफ देम, यानी जो भी हम लोगों ने स्केलर लिए हुए A1 A2 A3 AN, ये सारे के सारे 0 कभी भी नहीं हो सकते। ओके, कुछ 0 हो चलेगा, जैसे A1 A2 0 है, A3 0 है, तो वो चलेगा, लेकिन सारे के सारे स्केलर 0 हो गए तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो हम लोग क्या लिख रहे हैं? देखिए स्टेटमेंट वापस से देख लीजिए। हम लोगों ने क्या लिया? एक वेक्टर स्पेस लिया V ऑफ f। ओके, वो वेक्टर स्पेस में हम लोगों ने क्या लिया? फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी कुछ एक वेक्टर्स का हम लोगों ने कलेक्शन लिया अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, और कुछ हम लोगों ने स्केलर डिफाइन कर दिए A1 टू AN, जहां पे सारे के सारे स्केलर 0 नहीं है। ये हम लोगों ने बात कर दी, नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0। ओके, तो
कब वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, तो उसके लिए लिखिए सच दैट वो तभी लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा सच दैट लिखिए a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 अप टू प्लस करके अप टू an अल्फा n इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा इफ दिस वेक्टर एंड स्केलर का हम लोगों ने क्या लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए क्या हमको मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। ये सारा का सारा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा। ओके ये आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे स्केलर और वेक्टर का, यू विल गेट 0। देन ऑल द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n आर कॉल्ड एज LD, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। वो लोग सब अलग अलग है, एक दूसरे पे डिपेंड करते नहीं है। ओके लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Next, linearly independent. Next definition, linearly independent. Linearly independent, which is also called as LI. Linearly independent, which is also called as LI. अब उसमें आप लिखिए let V of f be a vector space over the field F. Let V of f be a vector space over the field F. Then the finite set of vectors. Again हम लोग finite set of vectors ले रहे हैं. We have the finite set of vectors. Okay, क्या है finite set of vectors? Alpha 1, alpha 2 up to alpha n. We have the finite set of vectors alpha 1, alpha 2, alpha n of V. Vector space V का हमारे पास finite set है. Is said to be linearly independent. Is said to be linearly independent if every expression of the type a1 alpha 1 of the type a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 up to what an alpha n is equals to 0 where a1 a2 comma a3 up to an belongs to the field and a1 equal to 0 is equals to a2 is also 0 is equals to a3 is also 0 and same way it follows for an. सबकी वैल्यू क्या है? 0 है। दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा आपको। फर्क क्या है? एक है लीनियरली डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक है इंडिपेंडेंट। ओके डिपेंडेंट में क्या कंडीशन आएगी कि जो हम लोग स्केलर ले रहे हैं ओके वो सारे के सारे 0 नहीं मिलेंगे। ये एक्सप्रेशन तो दोनों में हम लोगों ने कॉमन में लिखा ना। ये एक्सप्रेशन कौन सा वाला? ये वाला एक्सप्रेशन। ये दोनों में हम लोगों ने कॉमन में लिखा। लीनियरली कॉम्बिनेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन लीनियरली कॉम्बिनेशन करने के बाद पता कैसे चलेगा कि वो LD है या LI है? तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि उसके जितने भी स्केलर है अगर सारे के सारे स्केलर 0 हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। और कुछ हमको ऐसे स्केलर मिलते हैं जो क्या हो, जो 0 ना हो तो वो LD हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? LD और LI में पता चल गया कि नहीं पता चला? तो बोलिए, नहीं तो आगे Yes, sir. Yes, sir. आगे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, आगे थोड़ा हार्ड होता जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। एक्सप्रेशन याद रख लो, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये सारे के सारे स्केलर जो हम लोगों ने लिए हुए वो सारे के सारे स्केलर जो है वो 0 हो जाते हैं तो वो LI कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अगर वो सारे के सारे जो स्केलर है उसमें से कुछ स्केलर ऐसे बाकी रहते हैं जो 0 ना होते हो या कोई भी स्केलर 0 ना होते हो
तो वो क्या हो जाएगा, वो एलडी हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका एक सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं तो शायद आपका एक मोटिव क्लियर हो जाए। हम लोग दो वेरिएबल ले रहे हैं। अब इसको आप मान सकते हैं कि ये दो वेक्टर है, लेकिन अभी हम लोग ये मैथ्स में अगर 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा कि हम लोग दो वेरिएबल से इक्वेशंस बनाते थे। ओके, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, ये सब हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग 9th या 10th को रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि ये दो वेरिएबल हम लोग लिया करते थे, राइट। अब ये वेरिएबल में देखिए मैं किस तरह से लीनियरली कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिखूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, 0 लिखा। अब आप यहाँ पे समझिए ये x और y, आपको क्या समझना है, ये मेरा वेक्टर है। ओके, आपको क्या समझना है, इट इज योर वेक्टर। जबकि 3 और 2 ये आपका क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है कि नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं 3x को पकड़ के रखता हूँ, 2y सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको करते आएगा -2y हो जाएगा। एंड x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2/3 इंटू y, ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, योर x इज डिपेंडेंट ऑन y, या फिर वाइस वर्सा अगर आप बोलो तो योर y इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन x। यहाँ पे से अगर आप y का इक्वेशन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2y इक्वल्स टू -3x एंड y विल बी इक्वल टू व्हाट, -3/2x। इस तरह से भी मिल सकता है। तो या फिर आपका x y पे डिपेंड होगा एंड y x पे डिपेंड होगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आप देखिए आपके जो स्केलर थे वो आपने क्या लिए हुए थे, नॉन जीरो स्केलर लिए हुए थे। इक्वेशन तो वैसा ही बना, देखिए इक्वेशन वही है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। जो आप लोग लिखते हो ना a1x, या फिर अगर आप x ना बोलो तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इक्वल टू 0, दो वेक्टर में मैंने इक्वेशन बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे a1 और a2 जो मैंने लिया हुआ है वो a1 और a2 नॉट इक्वल टू 0 है। और जब नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आती है तो वो क्या हो जाते हैं, एलडी हो जाते हैं। ओके, मींस बोथ द वेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी वो एलडी हो गए। अगर मान लो यहाँ पे अगर शायद 0 और 0 आ जाता तो कॉम्बिनेशन तो दोनों सेट हो जाते। जैसे ये 3 की जगह पे मैं 0 ले लूं, सो व्हाट विल हैपन, 0 इंटू एक्स प्लस 2 की जगह पे 0 ले लूं तो 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। वो तो सेट होने ही वाला है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, और राइट हैंड साइड पे तो इक्वल टू 0 तो है ही। मतलब ये इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे x और y जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, एलआई वेक्टर्स हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको, कब दो चीज एक दूसरे पे डिपेंड होती है, कब दो चीज एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है। तो ये आपको क्लियर रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलडी एंड एलआई ये हर जगह पे आएगा। आपको क्या याद रखना है कि एक कॉम्बिनेशन है, यू आर टेकिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर सारी की सारी चीज जीरो हो जाती है तो वो आपका एलआई है, और जीरो नहीं होती, कुछ ऐसे स्केलर आपको मिलते हैं जो जीरो नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, दे आर एलडी। ओके, समझ में आ गया। सो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन इट इज द डेफिनेशन। सी ये जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, ये जो हमारा लीनियर एल्जेब्रा है, ओके, इसके बाद लीनियर एल्जेब्रा 2 आएगा, ये लीनियर एल्जेब्रा 1 है। यानी ये क्या है कि अब आपका लॉजिक पार्ट है। यानी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे सम्स ज्यादा हो गए, हालांकि सम्स तो आने वाले हैं, सम्स भी हम लोग करेंगे। बट आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो थियरम्स हो गए, अब आप ऐसे मैथ्स के स्टेज पे हो जहां पे आपके पास कोई चीज दी हो, आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हो, एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट बाय यूजिंग योर लॉजिक। ओके, अब वो 9th या 10th की मेंटेलिटी अगर आप रखोगे कि भाई मैथ्स में ले रहा हूं तो मैथ्स में मैं देयर आर द लिस्ट ऑफ द सम्स कि मैं वो सम्स को सॉल्व करूंगा, तो आप अपना लॉजिक कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे। ओके, सो हर एक डेफिनेशन जो आती है, हर एक थियरम जो आती है, जस्ट उसमें लॉजिक लगाने का कुछ आप आइडिया निकालो। जैसे यहाँ पे मैंने अपना एल आई और एल डी समझाने के लिए जो लॉजिक लगाया, आप कुछ कुछ चीजें समझने के लिए अपना लॉजिक यूज कर सकते हो। तो अब आपको इस तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना है। इजी है, सारी चीज इजी है, कुछ चीज हार्ड नहीं है। अगर आप देखो तो सारी की सारी चीज आपको समझ में आ रही है, जस्ट उसका कुछ प्रैक्टिस कीजिए, उसको यानी मगज में उतारने के लिए, उसको माइंड में उतारने के लिए कुछ नई ट्रिक यूज कीजिए, तो आपके लिए थोड़ा बहुत इजी होता जाएगा। ओके, विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वी कैन से द नेक्स्ट डेफिनेशन इन इट। राइट द डेफिनेशन ऑफ बेसिस, the new topic, that is BASIS, basis of vector space. Basis of vector space, BASIS, basis of vector space. Let V
be the vector space, let V be the vector space over the field F, over the field F, and let S, capital S, be any non-empty, BS non-empty subset of V, subset of V. Let S be any non-empty subset of V, then S is said to be basis of V, then S is said to be basis of V if there are conditions. If condition number 1, S is Li, that is linearly independent. देखो आपने वेक्टर स्पेस लिया हुआ है, you know vector space. What is vector space? It is the collection of all the vectors. उसमें से आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो? You are selecting a subset. आप एक ऐसा सेट सिलेक्ट कर रहे हो, this set is what? The subset of the vector space V. Okay, तो इसको आप कब बेसिस बोल पाओगे? तो बेसिस के लिए दो कंडीशन है. पहली कंडीशन, S के जितने भी एलिमेंट्स है वो Li होने चाहिए. चलो Li फटाफट बोलो, क्या होता है Li? देखे भी नहीं. इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट. एक्सीलेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट. लेकिन उसमें क्या कंडीशन आएगी? all the scalars equals to 0. Excellent, excellent. When you take the linear combination equal to 0, then all the scalars should be equal to 0. Okay, और कोई कंडीशन नहीं है. It should be and should be, it must be equal to 0, we can say. Okay, and when some scalar are not equal to 0, then it becomes Linear dependent, LD. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लासिफाई हो गया होगा, यही चीज आगे चलने वाली है. नाउ सेकंड, इसमें सेकंड कंडीशन लिखिए, LS. व्हाट इज दिस LS? LS कहीं देखा हुआ है आपने? Subset. पेज घुमाओ, पेज घुमाओ, आप नोट्स बनाते हो. LS देखो, LS कहाँ पे? Linear span. Linear span. लीनियर स्पान या लीनियर स्पैन, जो भी आप बोलो. सो इट इज द लीनियर स्पैन इक्वल टू V. लीनियर स्पैन की कंडीशन ये LS जो हम लोग लिखते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द वेक्टर स्पेस. दैट इज, यहाँ पे हम लोग उसको समझने के लिए लिख देंगे, दैट इज every element of V, every element of V is a linear combination of finite elements of S. हम लोगों ने लीनियर स्पान में यही बात की थी कि सारे के सारे जो हमको एलिमेंट्स मिलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन से, वो एक और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते होंगे. ओके, फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस. अगर आपको नहीं पता चला तो एक बार खाली लीनियर स्पान निकाल के उसकी डेफिनेशन पढ़ जाओ. लीनियर स्पान की खाली डेफिनेशन पढ़ जाओ, गो थ्रू इट. ये लिख के लीनियर स्पान की एक डेफिनेशन पढ़ जाओ तो आपको याद आ जाएगा. डन? Yes, sir. ओके, ये Yes, लिख लिया sir. सबने? सबने लिख लिया ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके थोड़े रिमार्क्स है जो कभी कभी पूछे जाते हैं. ओके, तो रिमार्क्स थोड़े लिख लेते हैं हम लोग. रिमार्क्स पहला इसमें लिखिए, द zero space has no basis. The zero space has no basis. The zero space has no basis. In the bracket, zero space
is always LD, है ना. नो बेसिस, बेसिस में पहली कंडीशन भी आती है कि LI होना चाहिए. जब हम लोग लिख रहे हैं नो बेसिस तो उसका मतलब जीरो स्पेस क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट, वो हमेशा डिपेंडेंट ही होगा. ये पूछा जाता है. इस जीरो स्पेस कोई भी आपको शायद वाई में भी पूछ ले कि जीरो स्पेस क्या होगा, LI होगा कि LD होगा, तो आपको याद रखना इट इज ऑलवेज LD. द कंडीशन फॉर दैट इज कि उसका बेसिस ही नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, इट हैज नो बेसिस, सो इट इज ऑलवेज LD. ओके, ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें जो हम लोग लिख रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, every finitely generated vector space has a basis. अगर आप कोई फाइनाइट वेक्टर स्पेस ले रहे हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हो और उससे एक वेक्टर स्पेस जनरेट कर रहे हो, तो हमेशा वो बेसिस आएगा, यानी बेसिस की कंडीशन फुलफिल करेगा. ओके, थर्ड पॉइंट, every non-zero vector space has a basis. अगर कोई वेक्टर स्पेस है वो आपने नॉन जीरो लिया हुआ है तो हमेशा उसका आपको बेसिस मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, a vector space may have more than one basis. तो ये कुछ आपको टॉपिक्स याद रखने हैं, ये सबके प्रूव दैट है, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं डीपली, लेकिन हम लोग डेफिनेटली वो थियरम्स जब मैं कर रहा होगा तब उसमें हम लोग कवर कर लेंगे. इवन प्रैक्टिकल्स में कुछ सम्स है इसके, वो भी हम लोग देखने वाले हैं बहुत जल्द. ओके, सो ये याद रख लीजिए, जीरो स्पेस है तो उसका कोई बेसिस नहीं मिलेगा. अगर आप फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस लेते हो तो उसका बेसिस हमेशा मिलेगा. जीरो स्पेस नहीं है, यानी कोई वेक्टर स्पेस है जो नॉन जीरो है, तो उसका बेसिस हमेशा आपको मिलेगा. ओके, और वेक्टर स्पेस ऐसा है कि जिसके एक से ज्यादा बेसिस आपको मिल सकते हैं. ओके, यानी एक से ज्यादा आपको लीनियर स्पैन मिल सकता है. लीनियर स्पैन क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है, जो एक वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी एक से ज्यादा आप सेट बना सकते हो. ये सब मैं दिखाऊंगा आपको, ये सब मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये सारा का सारा हम लोग करने वाले हैं. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक, फाइनाइट डायमेंशनल. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना. फाइनाइट, यहां से बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं. ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी सम्स निकलते हैं जिसको आपको प्रूव करना होता है. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लिखिए इसके अंदर, लेट V of f be a vector space. Let V of f be a vector space over the field F and let S be the non-empty subset of vector space V. Then V of f is said to be finite dimensional if S is a finite subset of V, if S is the finite subset of V such that
L of S is equal to V, such that L of S is equal to V. Linear span is equal to vector space. Okay, if this, continue है लिखने का, if this set contain n elements, then dimension of V is small n. देखिए, जो चीज इसमें आपको समझनी है वो देख लीजिए। आप क्या लेके चले हो, इस तरह से अंडरलाइन कर दिया करो। कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो ना, इवन फिजिक्स में भी या मैथ्स में भी, तो जो पॉइंट आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं ना, वो आपको अंडरलाइन कर देने के, यानी वही पॉइंट से आपको बाद में इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने के आएंगे। ओके, तो आप क्या लेके चले हो, वेक्टर स्पेस लेके चलो। ओके, तो वी ऑफ एफ आप लेके चले, उसमें आपने क्या डिफाइन कर लिया, एस एक सबसेट डिफाइन कर लिया जो क्या है, नॉन एम्प्टी है। एस एक सबसेट डिफाइन कर लिया जो है नॉन एम्प्टी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आप क्या दे रहे हो कि लीनियर स्पान इज इक्वल्स टू द वेक्टर स्पेस, यानी इस तरह से आप कॉम्बिनेशन लोगे जो क्या होगा, आपका वेक्टर स्पेस, अक्खा वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अगर ये सेट के अंदर, ये एस जो सेट है, इसके अंदर मान लो आपने एन एलिमेंट्स लेके काम किया हुआ है, जैसे कि एस इक्वल टू, मैंने एन एलिमेंट लिए हुए, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन। ओके, अब इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं, तो दैट एल ऑफ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू द वेक्टर स्पेस वी। ओके, अब इसका जो मान लो कि इसका जो मेरे को लीनियर स्पान इक्वल टू वेक्टर स्पेस मिला, अब एस के अंदर कितने एलिमेंट हुए आप गिन सकते हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, यानी टोटल कितने एलिमेंट मिले, एन एलिमेंट मिले। अब ये एन एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ओके, यानी जितने एलिमेंट्स उतना उसका डायमेंशन। तो अगर इसके अंदर एन एलिमेंट्स है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एन। अब देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये आएगा हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं। प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ R3, डायमेंशन को इस तरह से हम लोग लिखेंगे DIM, डायमेंशन ऑफ R3 इज 3। हम लोग बोलते हैं ना 3 डायमेंशनल, यानी R³ में क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, 3। R² अगर ले लो तो 2 डायमेंशनल, यानी उसका डायमेंशन क्या होगा, 2। ओके, तो ये सब हम लोग प्रूव करने वाले हैं, वो डेफिनेशन यहां से। ओके, लिख लीजिए इतना। Done, sir. Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Sir. Yes sir, yes sir. ओके, सो इतना, जितनी भी डेफिनेशन आज की है वो आप लोग याद रख लीजिए। आज डेफिनेशन पे मोस्ट ऑफ हमारा लेक्चर चला है। कल हम लोग सम्स भी करेंगे थोड़े, और कल 1-2 थियरम भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर स्पान क्या होता है, और जितनी भी चीजें हम लोगों ने कराई वो सब एक बार खाली रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और कुछ ना समझ पड़े तो कल हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा हो तो डाउट पहले सॉल्व कर लेंगे कि सर LI पता नहीं चला, LD पता नहीं चला, या कोई थियरम पहले कराया था वो पता नहीं चला, वो हम लोग पहले ऐसा हो तो रिवाइज कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग चालू करेंगे। लेकिन टिल देन आप लोग ये सब रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब जो टॉपिक चलेंगे वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे चलने वाले हैं उस पे, यानी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर सम्स आते हैं, इवन प्रैक्टिकल्स भी उस पर डिपेंडेंट है। ओके, सो ये देख लीजिए, LI क्या होता है, LD क्या होता है, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, ठीक है। विद दिस वी आर स्टॉपिंग दिस लेक्चर नाउ। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं हम लोग, एंड कल हम लोग वापस से टाइमिंग में इंटीमेट दे दूंगा आपको ग्रुप में।